नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ईएसआईसी की वीडियोस बनाता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उनके बहुत डाउट होते हैं। तो इन सभी कमेंट और डाउट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, सवाल आपके और जवाब हमारे की। मैं 2 वीडियो इसमें बना चुका हूं, यह तीसरी वीडियो होगी 3.0। इसके बीच में काफी गैप आया है, जिसका कुछ पर्सनल कारण थे जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट अब कंटिन्यूएशन में मैं वीडियो बनाता चलूंगा। आप बस कमेंट करिए, आपके जो भी डाउट है वो पूछिए और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर मैं आपके कमेंट्स और आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूं, जो भी आपके मन में दुविधा है उसको मैं क्लियर कर पा रहा हूं, तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि यह जानकारी आपके सभी दोस्तों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.0, सवाल आपके और जवाब हमारे की। पहला कमेंट लेंगे, फर्स्ट कमेंट जया जी का। जय जौहर जी बोल रहे हैं कि सर अगर नहीं पता है तो क्या करना चाहिए। कमेंट वैसे पूरा नहीं है, बट कमेंट की भावना को समझते हुए मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये जो है इस वीडियो पर जब कमेंट किया है कि ईएसआईसी में पैसा क्लेम कैसे करें, दैट मीन्स हम ईएसआईसी में ऑनलाइन क्लेम किस तरह से करेंगे या किस तरह से क्लेम करेंगे। तो जय जी, मैं आपको इतना सा बता देता हूं कि ऑनलाइन क्लेम नहीं होता। मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, ईएसआईसी पोर्टल पर जो ऑनलाइन का क्लेम का जो सिस्टम है वो नहीं होगा। वो एक डमी पोर्टल है, एक दिखावा है। वहां पर ऑनलाइन क्लेम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात आती है ऑफलाइन क्लेम की। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑफलाइन क्लेम कैसे होगा, तो आप जो है सिंपल क्या करिए, आंख बंद करके ईएसआईसी डिस्पेंसरी में जाइए और बोलिए कि भैया हमारा ये क्लेम है, अब बताइए हमें क्या करना है। आपको ईएसआईसी डिस्पेंसरी वाले बता देंगे कि भाई कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, आपके एम्प्लॉयर से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो सारी चीज बता देंगे। अगर इसके बाद भी कुछ सॉल्व नहीं हो पाता तो आप ईएसआईसी के रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं इस कमेंट का आंसर मैंने बता दिया है। अगर आपको कुछ नहीं पता, ईएसआईसी डिस्पेंसरी में तुरंत पहुंचिए और वहां पर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अब लेते हैं अगला कमेंट। नेक्स्ट कमेंट क्या है, ईएसआईसी में डिसेबल लोगों को क्या फैसिलिटी मिलती है। ये कमेंट पूछा है, नाम तो नहीं लिखा, यूजर बाय 9, अरे नाम नहीं लिखा। तो इस कमेंट का जो आंसर है, इसका ये तो दुविधा है इनकी, मैं ये क्लियर कर देता हूं। ये ध्यान रखिए, 2 टाइप का डिसेबलमेंट होता है, टेम्पररी डिसेबलमेंट और परमानेंट डिसेबलमेंट। टेम्पररी डिसेबलमेंट का मतलब है कि भाई कुछ टाइम के लिए आप ऑफिस में नहीं जा पा रहे ना, आप जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो वो टेम्पररी डिसेबलमेंट है, कोई बीमारी हो गई वो भी टेम्पररी डिसेबलमेंट है। मतलब कुछ दिन बाद आप ठीक हो जाओगे, रिकवर हो जाओगे, उसके बाद आप जॉब पर चले जाओगे। ये है टेम्पररी डिसेबलमेंट। तो टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट में आपको 90%, आपकी जो सैलरी का 90% है वो आपको मिलता है, और आप जो है इसमें फर्स्ट डे से ही कवर हो जाते हैं। फ्रॉम दी डे 1, आप फर्स्ट डे से ही, जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ईएसआईसी में, जब आपका ईएसआईसी से कंट्रीब्यूशन कटेगा पहला, ये समझ लीजिए उसी दिन से आप टेम्पररी डिसेबलमेंट के हकदार हो जाते हैं। तो ये है टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट। और परमानेंट डिसेबल बेनिफिट में भी जो रेट है 90% है। परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब है कि भाई जैसे लॉस ऑफ लिम्ब, मान लो किसी का हाथ कट गया, किसी की उंगली कट गई है ना, किसी का लॉस ऑफ साइट, दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, ये इस टाइप के बेनिफिट हैं जो आपको कभी आप जो है उनसे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये होते हैं परमानेंट डिसेबलमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है उसको बोला जाता है परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। उम्मीद करता हूं आपका जो ये डाउट है ये क्लियर हो गया होगा कि भाई ईएसआईसी में डिसेबल लोगों को क्या फैसिलिटी मिलती है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। अगला कमेंट है, सर अगर आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं है तो क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा। यह सवाल पूछा है तिनकल विजय। इन्होंने पूछा है कि हाउ टू, जैसे ये इस वीडियो पर पूछा हाउ टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि भाई 14 फॉर्म है, 14 चेक्स हैं।
अगर वो चेक्स आप कंप्लीट करते हैं तो आप मैटरनिटी बेनिफिट के लिए मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपको क्या क्या करना है, क्या लगाना है, इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। इस वीडियो को देखते हुए इनको शायद ये डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए 6 नंबर पर आपको दिख रहा होगा बीमाकृत महिला के आधार कार्ड में पति का नाम अंकित होना आवश्यक है। ये ध्यान रखिए, जब ये बोल रहे हैं आवश्यक है तो आवश्यक है। अगर जो इंश्योर्ड वुमेन है उनके पास जो ईएसआईसी कार्ड है उसमें पति का नाम अंकित नहीं है तो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। महिला बीमाकृत आधार कार्ड में, सॉरी आधार कार्ड में, बीमाकृत महिला के आधार कार्ड में पति का नाम होना आवश्यक है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके आधार कार्ड में उनके फादर का नाम चल रहा होता है। अगर उनको मैटरनिटी बेनिफिट लेना है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो तुरंत जल्द से जल्द अपने हस्बैंड का नाम आधार कार्ड में ऐड करवा लें। इसका कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं इस डाउट का मतलब ये जो कमेंट है इसको क्लियर कर चुका हूं। अब लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट क्या कहता है? नेक्स्ट कमेंट है सूर्यकांत जी का। ऑफिस जाने के बाद बोलता है कम से कम 1 साल पूरा होने पर बिल क्लेम होगा। सूर्यकांत जी का ये डाउट अगर मैं समझू, ये जो कमेंट है इसको मैं समझू तो मुझे ऐसा लगता है सूर्यकांत जी जो है जब क्लेम करने के लिए गए होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि भाई जब आपको 1 साल पूरा हो जाएगा ऑफिस में तब आप इस टाइप का क्लेम कर सकते हैं। तो सूर्यकांत जी ये ध्यान रखिए, कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूशन पीरियड पर डिपेंड करते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड का मतलब है, मान लीजिए आपकी जॉब आज लगी तो अगले महीने जब आपकी सैलरी आएगी तो उसमें से ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो कितने दिन का कंट्रीब्यूशन हुआ? ये 30 दिन का। ये अगर 31 दिन का महीना है तो 31 दिन का। तो इस तरह से आपके 31 दिन या 30 दिन का कंट्रीब्यूशन हुआ। अब आप मान लो 6 महीने आपने ड्यूटी करी, 6 महीने जॉब करी और 6 महीने तक आपका कंट्रीब्यूशन कटा, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड हुआ वो 180 डेज हुआ। इसी तरह से आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 साल, कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 साल, तो जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं ईएसआईसी के वो ओपन होते हैं। तुरंत ही कोई भी बेनिफिट ओपन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई एक तरह का इंश्योरेंस ही तो है ईएसआईसी। क्या है? एक तरह का इंश्योरेंस है। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं तो बाइक का इंश्योरेंस आपने अगर मान लीजिए आप ईएमआई में पे कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आपने आज जैसे बाइक का इंश्योरेंस दिया तो वो आज के दिन से ही कवर हो जाएगा। आपने कुछ इंश्योरेंस ऐसे देखे होंगे जिसमें डेथ का बेनिफिट, टर्म इंश्योरेंस, जिसमें वो बोलते हैं भाई पहले साल जो है अगर आपकी डेथ होती है, आपने सुसाइड कर लिया तो हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा कंडीशंस रहती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन यहां पर भी है। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड पर ही ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ बीमारियां, कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से आपको मिल जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो 6 महीने के बाद मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स आपके ऐसे हैं जो 1 साल के बाद मिलते हैं। इसकी जानकारी के लिए अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि किस बेनिफिट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो चलिए सूर्यकांत जी, उम्मीद करता हूं आपका जो डाउट है मैं क्लियर कर चुका हूं। अब आगे इस कमेंट को लेते हैं। ये है योगेश मेश्राम जी का। सर मुझे मेरी वाइफ की डिलीवरी करानी है तो करा सकते हैं? अगर करा सकते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा? प्लीज कुछ सॉल्यूशन दीजिए। देखिए सूर्यकांत जी, योगेश मेश्राम जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस टाइप के कमेंट करते हैं, मतलब जिनको ये डाउट रहता है कि भाई मुझे क्या करना है, तो सभी लोगों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले ईएसआईसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में जाइए। आप डायरेक्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाइए। अगर आसपास ईएसआईसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी नहीं है तो ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। अगर आप ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो ही वो आपको रेफर कर देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो वहीं पर आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर वहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। अगर वो रेफर करेंगे तो भी आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने रेफर नहीं किया तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और ईएसआईसी को इन्फॉर्म नहीं किया तो भी आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो अब करना क्या है? अगर आप ईएसआईसी हॉस्पिटल में डायरेक्ट जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी फैमिली में कोई मेंबर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है तुरंत विद इन 1 और 2 डेज ईएसआईसी में जाकर के इन्फॉर्म करे और वहां से एक लेटर ले ले
वहां से लिखवा ले, रेफर करा ले कि भैया इनको ये प्रॉब्लम हुई, बहुत अर्जेंसी थी, इसीलिए हमने जो है इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वो उसको अप्रूव कर देंगे, तब वहां पर जो भी खर्चा होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं योगेश मेश्राम जी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको अपनी वाइफ की डिलीवरी करानी है तो सबसे पहले आपको ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाना है। अगर वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो ही वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। अगर आप डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप वो मत करिएगा, क्योंकि आपका जो भी खर्चा आएगा वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दीपक शर्मा जी का, ऑफलाइन क्लेम कैसे करें इसके बारे में आप एक वीडियो बनाएं। बिल्कुल दीपक जी, मैं अब जो है जल्द ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑफलाइन क्लेम करते वक्त हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। ईएसआईसी में अगर ओपीडी क्लेम है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आईपीडी क्लेम है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मैं फॉर्म दिखाऊंगा वो फॉर्म किस तरह से भरना है, मैं ये सारी चीजें जरूर बताऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये डाउट तो नहीं है, आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी है और मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जरूर एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। चलिए आगे लेते हैं। ईएसआईसी के अंदर आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है क्या सर? आई एम एन ईएसआईसी मेंबर। देखिए ईएसआईसी में जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है वो अभी तक तो कहीं नहीं था, पूरे इंडिया में ईएसआईसी के अंदर कोई भी आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं था। अभी दिल्ली में एक हॉस्पिटल बनाया गया है ईएसआईसी पीजीआई एमएसआर बसईदारपुर है ना, बसईदारपुर में ये बनाया है न्यू दिल्ली के अंदर। और इस इंस्टीट्यूट में आईवीएफ ट्रीटमेंट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बेनिफिशियरी हैं इन दिल्ली एनसीआर रीजन। दिल्ली एनसीआर रीजन के जितने भी लोग ईएसआईसी के अंदर कवर होते हैं वो लोग इस हॉस्पिटल में जाकर के आईवीएफ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कहीं पर एनसीआर का मतलब समझ रहे हैं, दिल्ली के आसपास वाला रीजन, जैसे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये एनसीआर रीजन है। अब ऐसा नहीं है कि यूपी में लखनऊ से कोई आकर के आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएगा, वो नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है उस रीजन में जो भी एम्प्लॉय है, जो इंश्योर्ड पर्सन है ईएसआईसी के अंदर, वो आईवीएफ ट्रीटमेंट करा सकता है इस हॉस्पिटल में जाकर के। अभी सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जो कि मैंने आपको बताया, ईएसआईसी पीजीआई एमएसआर, ये बसईदारपुर में है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर ही आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है। उम्मीद करता हूं ध्यानेश्वर जी, अगर आपके कमेंट का मैं जवाब दे चुका हूं, आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आप दिल्ली के हैं तो आप जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप एमपी से हैं तो आप आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, राजस्थान से तो नहीं करा सकते, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, नाम बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी कमेंट है मैं उनको क्लियर कर चुका हूं, आपके जो कमेंट हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो भाई आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपके जो कमेंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि ये जानकारी सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी 3.0 वीडियो, सवाल आपके और जवाब हमारे की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4.0, सवाल आपके और जवाब हमारे की। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जितने भी प्रीवियस कमेंट हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया था, मैं उनकी भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।